राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण 1857 के विप्लव को अंग्रेजों ने बर्बरता के साथ कुचल दिया था और इस काम में भारत के अन्य देसी राजाओं और महाराजाओं और नवाबों की भांति राजस्थान के शासकों ने भी अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया। किंतु जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को सरलता से नहीं कुचला जा सका। 1857 के बाद भी अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। फिर भी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो ही गया और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए यहाँ की जनता भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा से जा मिली। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रमुख थे सबसे पहले किसान आंदोलन। कुछ विद्वान किसान आंदोलनों को राजनीतिक जागृति का प्रमुख बताया है, जो आंशिक सत्य भी है। अलवर भरतपुर में ये आंदोलन हालांकि मूल रूप से अलग तरह के थे। जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा ने भी लोक परिषद का समर्थन नहीं किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन ने भी अन्य स्थानों अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी ये किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति में सहायक कारण था। किसान आंदोलन ने प्रचलित सामंती व्यवस्था की बुराइयों को उजागर कर उसे बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। इन आंदोलनों का राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, फिर भी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने से प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का मार्ग प्रशस्त हो गया। नए मध्यम वर्ग और राजनीतिक जागृति से प्रेरित लोगों ने किसानों की शिकायतों का समर्थन करके सत्ताधारी वर्ग को जन सामान्य के हितों का विरोधी बताया। शासकों और जागीरदारों के अनुत्तरदायी प्रशासन ने संपूर्ण राजनीतिक ढांचे पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फलस्वरूप न केवल किसानों में बल्कि जनसाधारण में भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक राजपूताना के शासकों ने अपने अपने राज्यों में अनेक अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। जातीय पंचायतों ने भी अपनी अपनी पृथक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की रफ्तार काफ़ी धीमी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी शिक्षा की उपाधियों से अलंकृत लोग जो केवल अपने अपने राज्यों में सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, परंतु राजकीय सेवा में नियुक्तियां परिवार और राजनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती थी और इस संबंध में योग्यता को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। सामंतों के पुत्रों, भाई भतीजों को बिना किसी योग्यता के भी उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार ब्रिटिश प्रांतों से आए राज्य के उच्चाधिकारियों के संबंधियों को भी आनन फानन में राजकीय सेवा में ले लिया जाता था। इस प्रकार की नियुक्तियों से स्थानीय शिक्षित युवकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था, चूँकि यह शिक्षित वर्ग स्वतंत्रता एवं समानता का पाठ पढ़ चुका था। अतः उसका असंतोष राष्ट्रीय चेतना के विकास की मूल धारा से जुड़ता गया। उनके विचारों का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ने लगा और आगे इसी वर्ग ने उत्तरदायी शासन की मांग को बुलंद भी किया। तीसरा, समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान। राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के विकास में समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान भी उल्लेखनीय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रेस और समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिए गए थे। तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता और जागीरदारों की अत्याचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा। 1885 में राजपूताना गजट, 1889 में राजस्थान समाचार का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिनमें स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की जाने लगी, इसलिए इनको शीघ्र ही बंद करवा दिया गया। 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र था। इसमें जिस जोरदार ढंग से सरकार विरोधी लेख एवं समाचार छपने लगे, सरकार ने इसे भी जल्दी ही बंद करवा दिया। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस अखबार ने बिजोलिया, बेगू और भोमट के किसान आंदोलनों को उजागर किया। 1923 में इसे भी बंद कर दिया गया, किंतु तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन हुआ।
इस समाचार पत्र को राजस्थान के कुछ प्रमुख राजनेताओं जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त आदि का सहयोग मिलता रहा, जिसकी वजह से तरुण राजस्थान ने किसानों पर होने वाले अत्याचारों को निर्भीकता के साथ प्रकाशित किया। इस अखबार के माध्यम से राज्यों के निरंकुश शासकों और नौकरशाही के दोषों पर भी जोरदार लेख प्रकाशित हुए और लोगों में उनके विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ती गई। 1923 के बाद राजस्थान से प्रकाशित होने वाले 1930 के बाद राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या में भी वृद्धि होती गई, जिनमें प्रमुख थे प्रभात 1932, नवज्योति 1936, नवजीवन 1939, जयपुर समाचार 1935, लोकवाणी 1943 तथा अलवर पत्रिका 1943। समाचार पत्रों के अलावा राजस्थान के साहित्यकारों ने भी अपनी कलम के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। केसरी सिंह बारठ की कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी और पढ़ने तथा सुनने वालों में अनायास ही राष्ट्र प्रेम जागृत करती थी। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई ने तो राजस्थान के भीरू शासकों को भी कंपकपा दिया था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जयनारायण व्यास की कविताओं और पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। लोक भाषा में रची कविताओं और गीतों ने ग्रामीण जनता को विशेष रूप से आकर्षित किया। 4th पॉइंट, मध्यम वर्ग की भूमिका। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वस्तुतः अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही मध्यम वर्ग का संघर्ष रहा है, जो अपने अस्तित्व की नई स्थिति और परिचय के लिए उत्सुक था। इस मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी तथा पत्रकार सम्मिलित थे और उनका मुख्य ध्येय भारतीयों में राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना था। राजस्थान में भी इसी वर्ग ने जन असंतोष को नेतृत्व प्रदान किया। बिजोलिया के कृषक आंदोलन ने भी तभी गति पकड़ी जबकि विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। ये लोग सभी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे और उनमें से कोई भी बिजोलिया का निवासी नहीं था। जोधपुर राज्य में मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय जयनारायण व्यास ने राजनीतिक चेतना की मिसाल प्रज्वलित की। बीकानेर में वकील रघुवीर दयाल के नेतृत्व में आंदोलन हुए और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी आंदोलन का पाठ पढ़ाया। अलवर के मास्टर भोलानाथ, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट भी इसी मध्यम वर्ग के सदस्य थे। जयपुर में पंडित हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर तिवारी आदि भी मध्यम वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। वस्तुतः उच्च वर्ग, जिनको प्रचलित सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, को किसी प्रकार के राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के प्रति रुचि नहीं थी और न ही नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता एवं क्षमता थी। इस वर्ग के अधिकांश लोग तो सर्वसाधारण को अज्ञान अंधेरे में ही रखना चाहते थे, ताकि एक तरफ तो राजकीय नौकरियों पर उनके परिवार का एकाधिकार बना रहे, दूसरी तरफ वे सर्वसाधारण का शोषण कर सके। इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का भार मध्यम वर्ग पर आ गया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप इस वर्ग के शिक्षित युवकों का प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के महान आदर्शों से संपर्क हुआ और वे राजस्थान की मध्यम युगीन निरंकुश सामंती व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश शासन का आधार स्तंभ बनी हुई थी, को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो चुके। स्वामी दयानंद और आर्य समाज का प्रभाव। राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना के जागृत होने और समूचे देश की मूल धारा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारणों में एक मुख्य कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्रा एवं आर्य समाज की गतिविधियां भी थी। उन्होंने 1865 ईस्वी में करौली राज्य के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की यात्रा की। करौली से वे जयपुर और वहां से अजमेर गए। उन्होंने भरतपुर, चूरू तथा उदयपुर की भी यात्रा की। इन सभी स्थानों पर शासकों, सरदारों और प्रतिष्ठित नागरिकों एवं सर्वसाधारण ने उनका स्वागत किया और राष्ट्रीय उत्थान के लिए उनके प्रयासों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। स्वामी जी हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र के पुनरुत्थान के महान प्रयास में लगे हुए थे। शासकों, सामंतों, प्रतिष्ठित नागरिकों एवं सर्वसाधारण के साथ अपनी बातचीत के दौरान स्वामी जी ने मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया: स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा।
उनकी शिक्षाओं ने न केवल राजस्थान के लोगों में अपितु भारत के अन्य भागों में भी राजनीतिक चेतना का विकास किया। 10 अप्रैल 1875 बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1880-90 की अवधि में राजस्थान में भी आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई। आर्य समाज के प्रचार प्रसार की दृष्टि से इलाहाबाद से वैदिक अंतरालय नामक प्रिंटिंग प्रेस को अजमेर लाकर स्थापित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संचालन में प्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया। फरवरी 1883 ईस्वी स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा नामक एक सामाजिक संस्थान की स्थापना की। कुछ समय बाद इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके सदस्यों में मुख्य थे सापुरा नरेश, दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद राणारे। स्वामी जी राजस्थान के राजाओं और महाराजाओं को सतमार्ग पर लाना चाहते थे और संपूर्ण आर्य जाति को पुनः एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। इसके लिए सामाजिक सुधारों तथा राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता है। उन्होंने स्वशासन पर भी अधिक बल दिया। उनकी शिक्षाओं से राजस्थान के लोगों को न केवल सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों की आवश्यकता की अनुभूति करवा दी, अपितु राजनीतिक सुधारों के प्रति भी उन्हें जागरूक बना दिया। इस प्रकार स्वामी दयानंद और बाद में आर्य समाज ने राजस्थान में राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना की आधारशिला रख दी और इसको आगे बढ़ाने का काम स्थानीय जनता और उनके नेताओं ने किया। प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। राजस्थान के राज्यों के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध ने भी बहुत उद्वेलित किया। इंग्लैंड द्वारा धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रत्युत्तर में राजपूत राजाओं ने असीम स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने सबसे पहले ये घोषणा की कि वह अपने सैनिकों के साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर जाकर साम्राज्य की सेवा में लड़ने को तैयार है। उन्हीं का अनुकरण करते हुए किशनगढ़, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, बूंदी और जैसलमेर के शासकों ने अपने अपने राज्यों के तमाम साधनों और ब्रिटिश सैनिक ब्रिटिश सरकार के उपयोग के लिए प्रस्तुत कर दिए। विश्व युद्ध में भाग लेने के इन राजपूत राज्यों के सैनिक बाह्य दुनिया के संपर्क में आए और अपनी जन्मभूमि से दूर इन देशों में स्वतंत्रता के नए विचारों और आदर्शों का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह गए। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा अन्य लोगों को अपने उन अनुभवों से अवगत कराया। राजपूत शासकों ने यद्यपि युद्ध कोष में भारी धनराशि प्रदान की, किंतु किसी ने भी अपनी व्यक्तिगत धनराशि में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया और इसका सारा भार जनता तथा राजकोष को उठाना पड़ा। राजस्थान की जो जनता पहले से ही करों के भार से दबी हुई थी, अब युद्ध कोष में दिए जाने वाले चंदे के भार ने उनकी वित्तीय कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया। अतः राजस्थानी जनता ने भी अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में ये उपाय कारगर सिद्ध हो रहा था। पड़ोसी प्रांतों का भाव। 20वीं सदी के मध्यम वर्ग ने न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास किया, अपितु भारत की देशी रियासतों की जनता में भी राजनीतिक चेतना को भरने का प्रयास किया। इस वर्ग के नेताओं ने न केवल मौजूदा प्रशासन की कमियों को उजागर किया, अपितु सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, राष्ट्रीय लेखों इत्यादि के द्वारा भारतीयों के हितों और अधिकारों का पक्ष भी प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के विविध प्रांतों में कई संगठनों का उदय हुआ। 1837 कलकत्ता में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन आदि संस्था अस्तित्व में आए। इल्बर्ट बिल के विवाद ने भी भारतीयों को संगठित होकर आंदोलन करने का रास्ता बताया। इन प्रांतों में असंतोष की जो हवा चल रही थी उसे रियासतों में आने से रोकना संभव न था, क्योंकि परिवर्तन की लहर कृत्रिम अवरोधों को नहीं मानती। राजपूत राज्यों की जनता, जिसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभिक लाभ उपलब्ध हो चुका था, ने राष्ट्रीय पथ पर चलने का निश्चय कर लिया। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश प्रांतों में जिस उत्साह के साथ भावी स्वराज के लिए संघर्ष लड़ा जा रहा है, उसका प्रभाव देशी रियासतों की जनता पर भी पड़ेगा। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही
एक नवीन पद्धति प्रारंभ हुई। सरकार को एक बार अधिवेशन तथा सरकार को प्रतिवेदन या ज्ञापन देने से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। राजस्थान में क्रांतिकारियों की गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। इस समय उत्तर भारत में अनेक क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे जो राजस्थान के क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा दयानंद के शिष्य थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि और अजमेर में वकालत शुरू की थी। बाद में मेवाड़ राज्य के दीवान नियुक्त हुए। वे स्वदेशी वस्तुओं और वस्त्रों के पक्के समर्थक और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1897 में महाराष्ट्र के पूना में ब्लैक कमिश्नर रैंड और उनके सहयोगी की हत्या करके दामोदर चापेकर ने क्रांति का बिगुल बजा ही दिया था। ब्रिटिश सरकार का विश्वास था कि इस काम में श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था, किंतु वे बच निकले और इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां रहते हुए भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को हर संभव उपाय तथा साधन से सहयोग देते रहे। इस प्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान में क्रांतिकारियों के लिए आधार भूमि तैयार कर दी। राजस्थान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक आदि ने किया। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन अगली कक्षा में किया जाएगा।